The eldest martial sister gave up treatment अध्याय 861 से लेकर 870 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 861। एन लेन ने बिना अपना भाव बदले सिर हिलाया। इस तकनीक में खूबियां हैं। बाय लियान समझ गई। मास्टर के शब्दों की व्याख्या मूल अर्थ के अनुसार नहीं की जा सकती। अगर वह कहती है कि बुरा नहीं है, ठीक है, या कुछ गुण है, तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति या चीज का वह मूल्यांकन कर रही है वह बहुत शक्तिशाली है। वास्तव में ऐसा ही है। एन लेन जानती थी कि 10,000 क्लेश मन प्रशिक्षण विधि असाधारण थी, लेकिन 10,000 क्लेश मन प्रशिक्षण विधि को पूरा पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह कितना प्रतिभाशाली विचार था। डकैती के माध्यम से ताओ में प्रवेश करने के तरीकों का एक पूरा सेट। वह अचानक तियानजुन के उच्च पद से इस बिंदु तक गिर गई। क्या यह एक आपदा नहीं है? हाँ हाँ हाँ। इस अनुभव के साथ वह असंख्य आपदाओं की मन प्रशिक्षण विधि को अविश्वसनीय गति से समझती है। अब एन लेन को उस रास्ते के लिए खेद नहीं है जिसे उसने नष्ट कर दिया था। यदि वह 10,000 व्यक्तियों का उपयोग अपने मन को अपने उपयोग के लिए परिष्कृत करने में कर सके, तो उसके पास तब तक 10 रास्ते होंगे। ये 10 रास्ते हैं। क्या आप एक अंक वाली संख्या और 2 अंक वाली संख्या के बीच का अंतर समझते हैं? मैं, एन लेन, अंततः पुनर्जन्म में अमरता देखूंगी। अब एन लेन बाय लियान पर झपटने और उसे जोर से काटने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ये प्रशिक्षु महान है, लेकिन एक मास्टर को मास्टर जैसा ही दिखना चाहिए। वह बाय लियान को अपनी गांड उठाने का कोई मौका भी नहीं दे सकती। इसलिए उसने जल्दी से अपने मन में उठ रहे अजीब विचारों को दबा दिया। तुम मेरे पास सिर्फ इसी बात के लिए तो नहीं आए हो, है ना? बाय लियान ने तुरंत अपना उद्देश्य समझाया। उसका मूल उद्देश्य टूटू के लिए स्थिति को सुधारने का कोई रास्ता ढूंढना था, और बाकी सब कुछ उसके लिए अप्रत्याशित था। उसने मास्टर को कभी भी भौहें सिकोड़ते हुए नहीं देखा था। मुझे उसके शरीर में कोई असामान्यता नहीं मिली। शायद उसके मूड में कुछ गड़बड़ है, या फ्लक्चुएटिंग बन्नी कबीले में कुछ खास बात है। उफ, सिरदर्द। बाय लियान ने असहाय होकर अपने होंठ भींच लिए। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है। वो टूटू को वापस फेवुडिंग ले जाने का फैसला करती है। ऐसा होता है कि टूटू ने अपनी मां को लंबे समय से नहीं देखा है। मालिक, तो फिर मैं पहले निकलूंगा। जाओ जाओ। एन लेन ने अपना हाथ हिलाया। ये देखकर कि बाय लियान गुफा से बाहर निकलने वाला था, उसने अचानक आवाज लगाई। इंतजार। ठीक है। बाय लियान ने संदेह से मुड़कर देखा। एन लेन ने अपना सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है। बाय लियान इस तरह से चला गया। एन लेन तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी हुई और नंगे पैर आगे पीछे चलने लगी। ये बहुत अजीब है, अभी अभी उसे अचानक बाय लियान से अपनी खुशबू महसूस हुई। हालांकि उसने बाय लियान पर अपने हाथ से वार किया, लेकिन इससे बाय लियान के शरीर में कुछ भी नहीं बचा। क्या ये हो सकता है कि? एन लेन रुकी और उसने अपनी दाहिनी हथेली की ओर देखा। उसने केवल एक ही संभावना के बारे में सोचा। उस दिन बाय लियान के शरीर की रक्षा के लिए उसने एक रास्ता छोड़ दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी संयोगवश उस टूटी हुई सड़क का एक हिस्सा बाय लियान के शरीर में विलीन हो गया हो? एन लेन चुप रही। वह नहीं जानती थी कि यह अच्छी बात है या बुरी बात। बाय लियान एक इंसान भी नहीं है, और दाव के दबाव में वह अपना शरीर और आत्मा खो सकती है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। अगर सचमुच कुछ हुआ तो उसे बहुत पछतावा होगा। उस रात बाय लियान फिर से टूटू के पास पहुंची। कल मैं तुम्हें रिश्तेदारों से मिलने घर ले जाऊंगा। अरे, क्या ये माता पिता से मिलने की पहल करना माना जाता है? बन्नी का मूड अचानक बेहतर हो गया। अध्याय 4 याओगुआंग जिंगजुन की अंतिम उपस्थिति। बाय लियान दोपहर से पहले ही रवाना हो गया, लेकिन जाने से पहले उसे अचानक खबर मिली कि जूनियर सिस्टर टोंग बाहर से लौट आई है। यह मानते हुए कि जूनियर सिस्टर टोंग लगभग 10 दिनों से घर से बाहर है, अगर वह वापस नहीं आती है तो किन शोजुओ शायद चैन से नहीं बैठ पाएगी। मैं सब कुछ समझता हूँ। किन शोजुओ अपनी पुरानी बेटी के नियंत्रण में है। जैसा कि बाय लियान ने उम्मीद की थी, जूनियर सिस्टर टोंग वापस आते समय जूनियर सिस्टर लू को अपने साथ ले आई। छोटी बहन लू ने पहले ही डुक्सियन में न लौटने का मन बना लिया था। उसने अपने परिवार को जो बताया वह इस प्रकार है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि सीनियर सिस्टर बाय ने मेरा पीछा न करने का फैसला किया है, लेकिन मैं सीनियर सिस्टर बाय और सीनियर सिस्टर टोंग से फिर कभी नहीं मिल सकती। मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। शिवो शहर में पहुंचते ही बाय लियान ने अंदाजा लगा लिया था कि जूनियर सिस्टर लू ऐसा ही कहेगी, इसलिए उसने जूनियर सिस्टर लू को मनाने की अपनी योजना छोड़ दी। वह हर किसी के विचारों का सम्मान करती है, भले ही वह व्यक्ति उसका दुश्मन ही क्यों न हो।
इसके अलावा दाओ जिंगयुआन की मदद से जूनियर सिस्टर लू के पिता न केवल चोट की दुर्दशा से बाहर निकले, बल्कि 1000 आपदाओं की मदद से एक ही झटके में समलन चरण तक पहुंच गए। उनके नेतृत्व में लू परिवार अब रेतीले क्षेत्र में शीर्ष शक्तियों में शुमार नहीं रह गया है। बाय लियान का मानना है कि भले ही जूनियर सिस्टर लू अमर द्वार पर वापस नहीं लौटती, लेकिन उसके भविष्य की साधना का मार्ग बहुत पीछे नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बेहतर है कि उसे अपने दिल की बात मानने दिया जाए। जूनियर सिस्टर लू ने भी पहले ऐसा ही सोचा था और उसने भी वैसा ही किया। अचानक आए टोंग शिमी के सामने उसने बार बार माफी मांगी और फिर टोंग शिमी की दयालुता को अस्वीकार कर दिया। अब तक तो सब ठीक चल रहा है। हालांकि जूनियर सिस्टर टोंग हमेशा से एक अनुचित व्यक्ति रही है। हजारों पैसे खरीदना मुश्किल है, मैं तैयार हूं। उस समय अपनी आदर्श सीनियर सिस्टर बाई के बारे में शेखी बघारने के लिए उसने कई चीजें की, जैसे बिना किसी कीमत के एक्स क्राउन पहनना। अब जूनियर बहन लू उसे अस्वीकार करना चाहती है। फक फक करना, बिल्कुल नहीं। यदि यह नर्म नहीं है तो ये कठोर है। टोंग शिमी के छोटे आकार के बावजूद उसकी कठोरता वास्तव में आम लोगों की तुलना में नहीं है। बिना कुछ कहे वह जूनियर सिस्टर लू को खींचकर बाहर चली गई। सबसे पहले लू परिवार, जो सच्चाई नहीं जानता था, उसे रोकना चाहता था, इसलिए उसने हल्के से अपनी कमर पर रखी लौकी को उठाया और तुरंत एक असीम अधोलोक संरचना स्थापित की, जिसने लू परिवार के सभी अमर साधकों को अपने द्वारा स्थिर कर दिया। लू शिमी के पिता, जो अपने राज्य को स्थिर करने के लिए पीछे हट रहे थे, को शांति स्थापित करने के लिए आगे आना पड़ा। उसने डू जियानमेन को भड़काने की हिम्मत नहीं की। बेशक वह देख सकता था कि जूनियर सिस्टर टोंग का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, अन्यथा लू परिवार को गठन के संचालन के तहत कई मौतें और चोटें झेलनी पड़ती। टोंग शिमी, जो हमेशा से ही लापरवाह रहा है, ने इस समय एक जनरल की शैली दिखाई। जूनियर सिस्टर लू के पिता, जो उससे कहीं बेहतर थे, का सामना करते हुए वह न तो आक्रामक थी और न ही विनम्र। मास्टर ने मुझे जूनियर सिस्टर लू को अभ्यास सिखाने का आदेश दिया है। अब जबकि जूनियर सिस्टर लू काम में ढिलाई बरत रही है और भाग रही है, तो मैं उसे गिरफ्तार करके सजा दूंगा। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 862। कैसी सजा? बस 1 महीने का कारावास। ये बोलते हुए टोंग याओ इतना उत्साहित था कि दोनों बैंगनी पोनीटेल एक साथ सख्त हो गए। पहले तो उसका मालिक ही उसे बंदीगृह में डालता था, लेकिन अब उसकी बारी है कि वह अपनी छोटी बहनों को भी बंदीगृह में डाले। इन शब्दों ने लू वॉन्टोग के पिता के दिल में संदेह का अंतिम निशान तुरंत दूर कर दिया। वह अब कोई बाधा नहीं डालता। एक पिता होने के नाते वह अपनी बेटी के दिल में व्याप्त अवसाद को कैसे नहीं देख सकते थे। वह नहीं चाहते थे कि ये द्वेष उनकी बेटी को जीवन भर घेरे रहे। भागना शर्मनाक और बेकार है। तब उसने झुककर टोंग याओ को सलाम किया। उनका धन्यवाद उनके हृदय की गहराइयों से आया। डुक्सियानमेन हाल ही में दुनिया में सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय होने के योग्य है। क्यूंगमिन चोटी की बड़ी बहन के रूप में संत बाय लियान का नाम हर जगह चमकता है। किंग्यू पीक की यह वरिष्ठ बहन वास्तव में एक बहुत ही विश्वसनीय युवती है। ये बात सच है कि लोगों का मूल्यांकन उनके दिखावे से नहीं किया जा सकता। जब यहाँ ऐसे शिष्य हैं, तो डुक्सियनमेन की चिंता क्यों नहीं की जाए। विश्वसनीय वरिष्ठ बहन टोंग याओ ने लू वॉन्टोग को इस तरह से बांध दिया। डिक्सियनमेन वापस जाते समय लू वॉन्टोग ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से उसके द्वारा पकड़ी गई, जो भागने में माहिर है। तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? हंसते हंसते मरना। मैं 10 साल से अपने गुरु के खिलाफ कुंग फू का अभ्यास कर रहा हूं। तुम चाहो तो भाग सकते हो, लेकिन अपना कर्ज चुकाने के बाद ही तुम जा सकते हो। हम लू वॉन्टोग अस्त व्यस्त कपड़ों में केबिन के कोने में सिमटी हुई थी। उसे डर था कि चालाक, मुस्कुराता हुआ टोंग याओ उस पर झपट पड़ेगा और उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा। उसके बाद से उसने भागने की कोशिश छोड़ दी है, क्योंकि उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी खेती को सील कर दिया गया, और अगर वह भाग गई तो वह खत्म हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने भावशून्य होकर किन शिजुओ की ओर देखा जिसने ये सब बताया था। वह ठंडे स्वभाव की नहीं है। वह ये नहीं समझ पा रही थी कि क्या भाव प्रदर्शित करे, खासकर तब जब किन शिजुओ ने भावुक होकर कहा, ये सब व्यर्थ है, आप सप्ताह के दिनों में अच्छा पढ़ाते हैं। क्या तुम सचमुच मुझे कोस रहे हो? बाय लियान वास्तव में किन शिजुओ से इस तरह पूछना चाहती थी, लेकिन उसने टोंग याओ को जेल में खेलना नहीं सिखाया, और उसने टोंग याओ को अपनी छोटी बहन के कपड़े उठाना नहीं सिखाया। अंततः उसने योजना छोड़ दी। उसने विषय बदल दिया। मैंने जूनियर सिस्टर टोंग और जूनियर सिस्टर लू को क्यों नहीं देखा? किन शिजुओ ने उत्तर दिया,
जैसे ही वान टोंग वापस आए, याओ एर ने उसे कारावास कक्ष में भेज दिया और फिर याओ एर खुद पीछे हटने चली गई। वह किन शोजुओ के अनुसार जूनियर सिस्टर टोंग को जीवू शहर के रास्ते में एक रोमांचक अनुभव हुआ। वह प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों में भटक गई। ये खंडहर उन बची हुई आत्माओं से भरे हुए हैं जो नफरत की लहर में शामिल नहीं हुए हैं। साधारण जिंदन चरण के अमर साधकों के लिए यह एक मृत अंत था, लेकिन जूनियर सिस्टर टोंग को नीदर रक्तरेखा और नीदर सील धारण करने के लिए किसने बनाया? जैसे ही उसने ईंट मारी, उसने उस संप्रदाय के अधिपति को मार डाला। बाकी बची हुई आत्माएं सभी दिशाओं में भाग गईं, लेकिन उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया। खंडहर के चारों ओर की भूल भुलैया का इस्तेमाल मूल रूप से वहां से गुजरने वाले बदकिस्मत लोगों को पकड़ने के लिए किया जाता था, लेकिन अंत में ये खुद को फंसाने के लिए एक पिंजरा बन गया। जूनियर सिस्टर टोंग ने इत्मीनान से सभी अवशेषों को कुचल कर मार डाला। अचानक तूफान आया और आत्मिक शक्ति बढ़ गई। यू मिंग यिन की मदद से ये सभी आत्मा शक्तियां जूनियर सिस्टर टोंग का राशन बन गई हैं और उसकी ताकत में भी आसमान छूती वृद्धि हुई है। उद्धरण चिन्ह। क्या शुआंगवन के नायक का भाग्य यही है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जूनियर सिस्टर टोंग गोल्डन कोर स्टेज साधना आधार के साथ लू परिवार के सभी अमर साधकों को दबा सकती है। वापस आ गया। बाय लियान इसे महसूस कर सकती थी। खेल में प्लूटो के मास्टर और महारानी जुएहाई वापस आ गए हैं। बेशक वह जिस बारे में बात कर रही थी वह सिर्फ ताकत थी। हेड्स पैलेस में 10 साल के अनुभव के बिना ये बहुत कम संभावना है कि जूनियर सिस्टर टोंग इस जीवन में खेल में यंगए को मारने वाली महारानी बन जाएगी। ये वास्तव में बहुत अच्छा है ना? मजबूत बनने के कई तरीके हैं, जरूरी नहीं कि इसके लिए अपने परिवार का त्याग ही किया जाए। तीसरी कनिष्ठ बहन के साथ किए गए व्यवहार की तरह बाय लियान नहीं चाहती थी कि टोंग कनिष्ठ बहन जल्लाद बन जाए, लेकिन एक बार खो जाने पर मासूमियत वापस पाना सबसे कठिन काम है। वह चाहती है कि जूनियर सिस्टर टोंग इसी तरह मूर्खतापूर्ण जीवन जिए। चाहे कितनी भी तेज हवा और बारिश हो, वे उनके सामने खड़े रहेंगे। ये कहना है कि जूनियर सिस्टर टोंग इस समय उसके सामने नहीं है, अन्यथा बाय लियान को जूनियर सिस्टर टोंग को एक प्यार भरा आलिंगन देना होगा। किन शोजुओ ने भावुक होकर कहा, याओ एर ने रेतीले क्षेत्र में जाने से पहले मुझसे कहा था कि वान टोंग की प्रतिभा बहुत अच्छी है और वह किंग यूपीक का भविष्य है, इसलिए वह वान टोंग को वापस लाना चाहती है। 10 साल में मैं किंग यूफेंग को उसके हवाले कर सकूंगा। ठीक है। बाय लियान ने हल्का सा सिर हिलाया। उसका मूड काफी जटिल है। ऐसा लग रहा था कि रातों रात छोटी पांचवी छोटी बहन को छोड़कर सभी बड़े हो गए। उसे लगा कि यही सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन दरवाजे के सामने बहते पानी की तरह सब कुछ हमेशा बदलता रहता है। उसने जहाज की पतवार को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके कर्णधार के अलावा वहां ऐसी हवाएं और लहरें थीं जिनका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था। आशा है सब कुछ ठीक रहेगा। क्यूओंग मिंगफेग। बाय लियान ने टूटू को गले लगा लिया, लेकिन इस बार उसने खरगोश को अपनी छाती में नहीं ठूंस लिया, बल्कि उसे अपने कंधे पर रख लिया। पिनबॉल ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। बाय लियान का बदला मोड सक्रिय हो गया है। बगल में पांचवी छोटी बहन ने आगे बढ़कर टूटू के कान हिलाए। बड़ी बहन टूटू, जल्दी करो और बड़ी हो जाओ। हॉक। टूटू ने उदास होकर सिर हिलाया। बाय लियान और बाओजिता को छोड़कर बाकी लोगों की नजरें बहुत दोस्ताना नहीं लग रही थी। महिला गोभी। खरगोश के कान तुरंत सख्त हो गए। मैं याओगुआन खरगोश कबीले की राजकुमारी याओए ने आज यहाँ शपथ ली है कि मैं बाय लियान और बाय लियान के बीच की बाधा को आपसे ज्यादा तेजी से तोड़ दूंगी। बस इसे अच्छी तरह से देखिए। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में बाय लियान और टूटू बादलों में छलांग लगाकर गायब हो गए और थोड़ी देर बाद बिना किसी निशान के गायब हो गए। अगस्त का महीना करीब आ गया है। मास्टर का जन्मदिन 8वें महीने के 17वें दिन है और ऐसा लगता है कि 20 दिन से भी कम समय बचा है। पिछली बार से अंतर यह है कि बाय लियान की मानसिकता बहुत शांत है। वह पिछले वर्ष ही मास्टर का जन्मदिन मना चुकी थी और पिछली दुनिया में उसने मास्टर के साथ 10 जन्मदिन भी मनाए थे। वह सादा और सुंदर समय उसके लिए अपना पूरा जीवन याद करने के लिए पर्याप्त था। भले ही मैं इस बार ऐसा न कर सकूं, लेकिन अफसोस की कोई बात नहीं है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 863। आखिरकार अब कोमलता में डूब जाने का समय नहीं है। जैसे ही यू वयांग, जियांग जिंग, दाओ जिंगयुआन और अन्य एक के बाद एक दिखाई दिए, बाय लियान अधिक से अधिक असहज हो गई।
और उसे हल्का सा एहसास हुआ कि उसके लिए एक बड़ी आपदा इंतजार कर रही होगी। फिर से फेवुडिंग जाने पर बाय लियान को अब ग्वांगटोगमेन की उड़ने वाली नाव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उसने पूर्वी दिव्य महाद्वीप का आधा भाग पार कर लिया और रास्ते में उसे लगभग कोई परेशानी नहीं हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि ताइकांग बेसिन से गुजरते समय रास्ते में थोड़ा मोड़ और घुमाव था। ताइकांग बेसिन शिवांडा पर्वत के किनारे पर स्थित है और डोंगशंजोउ में मछली और चावल की एक प्रसिद्ध भूमि है। लेकिन जब वह ताइकांग बेसिन के ऊपर से उड़ा, तो बाय लियान ने पाया कि हजारों मील लंबे चावल के खेत सूख गए थे और जमीन पर मुट्ठी भर चौड़ी दरारें फैल गई थी। यह नदी, जो कभी क्रूज जहाजों से भरी रहती थी, अब एक बदसूरत काली खाई में बदल गई है। जब भी सूखा पड़ेगा, अनेक शरणार्थी आएंगे। ताइकांग बेसिन आज भी अपवाद नहीं है। सूखी घास और धूल भरी सड़कें पीड़ितों से भरी पड़ी हैं जिन्हें दूसरी जगहों पर पलायन करना पड़ा। यह अज्ञात है कि सड़क के किनारे कितने लोग भूख से मर गए। ये भी वही बात है। बाय लियान दंग रह गई। यद्यपि ताइकांग बेसिन कृषकों के लिए अभयारण्य नहीं है, फिर भी यहाँ का मौसम सुहावना है तथा सूखे के बारे में कभी नहीं सुना गया। और यदि सूखा भी पड़ जाए तो यहाँ की संपदा के स्तर को देखते हुए बारिश के लिए मंत्रों का जाप करने हेतु अमर साधकों को किराए पर रखना ही पर्याप्त है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक नया विकल्प प्रकट हुआ। कार्य 1, ताइकांग बेसिन में सूखे को हल करने के लिए कार्रवाई करें, पूरा होने पर इनाम, चिकित्सा कौशल जोड़ दो। कार्य 2, मैं बस गुजर रहा हूं, पूरा होने पर इनाम, हल्कापन कौशल जोड़ 1। उद्धरण चिन्ह। क्या मिशन 2 के लिए इनाम वास्तव में मजाक नहीं है? अरे, अब जब सभी लोग आ गए हैं, तो बाय लियान ये दिखावा नहीं कर सकता कि उसने यह नहीं देखा। उसने निर्णायक रूप से पहला कार्य चुना। उसकी वर्तमान साधना के आधार पर आकाश से वर्षा और हिमपात करवाना केवल विचार का विषय है। लेकिन जादुई बात यह है कि बारिश बस हुई और गायब हो गई। बाय लियान ने अपनी चेतना खो दी और अंततः पहाड़ों की गहराई में एक जीर्ण शीर्ण प्राचीन संरचना को खोज निकाला। यद्यपि यह संरचना टूट गई है, इसका स्तर बहुत अधिक है, इसका कवरेज बहुत बड़ा है, और इसका पानी को रोकने का प्रभाव है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ताइकांग बेसिन में सूखे को लंबे समय तक हल नहीं किया जा सकता है। उसने सहजता से संरचना को तोड़ दिया, और इस समय आकाश से गिरने वाली बारिश अब गायब नहीं हुई। ठीक है, बाय लियान ने टूटू के सिर पर थपथपाया। पृथ्वी से आ रही खुशी की जय जयकार का सामना करते हुए वह शीघ्रता से ताइकांग बेसिन से बाहर निकल गई। उस रात वह फेवुडिंग आई। अचानक ये जानकर कि टूटू वापस आ गया है, याओगुआंग टूटू वांग क्यूंगजी जल्दी से बैमो महल से बाहर भाग गया। याओए, लड़की क्यूंगजी ने टूटू को गले लगा लिया और वह खुशी से रोने लगी, लगभग टूटू का गला घोंटकर उसे खरगोश के नूडल्स में बदलने लगी। अंत में बाय लियान घेराबंदी को हल करने के लिए आगे आया। वरिष्ठ क्यूंगजी, टूटू की आंखें सफेद हो गई हैं। क्या? क्यूंगजी ने जल्दी से टूटू को नीचे रख दिया। जमीन पर गिरा खरगोश तारों को घूरने लगा और अपनी जगह पर ही घूमने लगा। बाय लियान को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि टूटू घर से क्यों भागा था। कोई रास्ता नहीं है, मां का दबाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, यह दबाव शारीरिक और मानसिक दोहरे दबाव को दर्शाता है। इस समय बैमो पैलेस के सामने हरे चौक पर अनगिनत राक्षस अपने दिमाग की जांच कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने सुना कि राजकुमारी याओए और प्रसिद्ध सम्राट बाय लियान आ रहे हैं, यहाँ तक कि जिन राक्षसों के पास काम था, उन्होंने भी तुरंत अपना काम छोड़ दिया और उत्साह देखने के लिए आ गए। बिल्कुल ऊपर और नीचे के मुंह वाले बड़े मॉर्निंग ग्लोरी की तरह। उसके शरीर से भापदार बलगम बहने लगा। हुहू टिल्डर, अगर मैं सम्राट बाय लियान के साथ सेक्स कर सकूं, तो मैं तुरंत मर जाऊंगी। ये सिर्फ एक सपना है। सम्राट बाय लियान को आप जैसी अजीब चीज कैसे पसंद आ सकती है? जो व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा हुआ वह जेली जैसा दिखने वाला समुद्री प्राणी था। वह सीधी खड़ी हो गई। वह अलग है, वो बहुत प्यारी है और आपको हर तरह की मालिश दे सकती है। रोल रोल रोल। जो राक्षस देखने आए थे, वे तुरंत झगड़ने लगे। बाय लियान का माथा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। वह वास्तव में एक इच्छाहीन व्यक्ति नहीं है जो सुंदरता को कुछ भी नहीं मानती है, अन्यथा वह देवताओं की लड़ाई खेलने नहीं जाती। लेकिन कुल मिलाकर उसका एक्सपी काफी सामान्य है। वह चरम चुनौतियों में रुचि नहीं रखती, वह कोमल और सौंदर्यपूर्ण रूप से प्रसन्न करने वाली राय चाहती है। इस वजह से गेम खेलते समय वह अक्सर सीनियर सिस्टर बाई की आलोचना एक विकृत व्यक्ति के रूप में करती थी, जिसे फांसी पर लटकाकर पीटा जाने वाला था। चलो पहले अंदर चलते हैं। क्यूओंगजी ने जल्दी से बाय लियान और टूटू को बैमो पैलेस में धकेल दिया। हे टिल्डा तुई टिल्डा,
क्या आप लोग, लालची और घटिया लोग, मेरी बेटी और बायलियान के बीच के रिश्ते को नष्ट नहीं करना चाहते हैं? हरा मैदान खाली हो गया, लेकिन वहां मौजूद दर्शकों का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद बायलियान को अब उन उत्तेजित राक्षसों की परवाह नहीं रही। वह सीधे मुद्दे पर आ गई। वरिष्ठ क्योमजी, मैं इस समय यहाँ हूँ। उसने टूटू को हुई परेशानियों के बारे में बताया। उसने पहले भी क्यूओंगजी को इस बारे में बताया था, लेकिन उस समय टूटू ने अभी अभी नवजात आत्मा के शिखर को तोड़ा था। क्यूओंगजी ने इसे दिल पर नहीं लिया। अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं और मैं देवताओं को रूपांतरित करने के चरण तक पहुंचना चाहता हूं, लेकिन दिवास्वप्न के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन जब बायलियान ने इस मामले का फिर से उल्लेख किया, तो क्यूओंगजी को इसका ध्यान रखना पड़ा। बेटी का व्यवसाय उसका व्यवसाय है। वह भविष्य में बायलियान की सास बनने वाली है। वह अपनी बेटी को बायलियान की छोटी बहनों द्वारा परेशान होते हुए कैसे देख सकती है? बाघिन बहनों से लड़ो, माँ और बेटी सैनिकों से लड़ो। खरगोश आओ, यहाँ आओ। क्योंगजी ने टूटू को उठाया, फिर बायलियान के सामने टूटू को थपथपाया। चहचहाहट नहीं, खरगोश हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। वह अक्सर सप्ताह के दिनों में बायलियान द्वारा छुआ जाता है। वह इस तरह की चीजों की आदी है, लेकिन बायलियान के सामने उसकी मां द्वारा इस तरह छुआ जाना बहुत अजीब है। लेकिन टूटू ने चाहे जितना भी संघर्ष किया, वह क्योंगजी के चंगुल से मुक्त नहीं हो सका। ताकत में बहुत अंतर था। थोड़ी देर के बाद क्योंगजी ने टूटू को नीचे रख दिया। टूटू तुरंत दुखी भाव से बायलियान के पैरों के पास रेंगती हुई गई और एक नाराज छोटी बहू की तरह बायलियान के पैरों से लिपट गई। इसका आकार ले पाना अद्भुत है। बदबूदार खरगोश, जब मैं आकार ले लूंगा तो मुझे तुम्हारी तुलना करनी होगी। बायलियान केवल घुटनों के बल बैठकर टूटू को सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ को सहला सकती थी। उसने देखा कि क्योंगजी की भौहें तन गई हैं, और उसने सोचा कि स्थिति बहुत आशावादी नहीं है। वास्तव में, क्योंगजी ने कहा, मैंने याओ एर के शरीर की सावधानीपूर्वक जांच की और कुछ भी असामान्य नहीं पाया। मैंने सिर्फ अस्थिर खरगोश परिवार के ऐतिहासिक अभिलेख पढ़े हैं, और मैंने कभी नहीं सुना कि अस्थिर खरगोश को साधना के दौरान दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ा हो। तियागुआन। इस अध्याय का अंत। TOC। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 864। ये सुनकर टूटू की आंखों में अंधेरा छा गया। यदि वह अपना रूप नहीं बदल सकती, तो क्या उसकी पूर्व में ली गई शपथ टूट नहीं जाएगी? वह खरगोश के रूप में बायलियान को उसके साथ बुरा काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, है ना? इस समय उसके साथ आने वाली अस्थिर खरगोश दासी ने अचानक कहा, मेरे स्वामी, आप जादुई लॉरेल पेड़ से क्यों नहीं पूछते? क्योंगजी ने पलकें झपकाईं। वह ये कैसे भूल सकती थी? वास्तव में, याओ ये फेवुडिन के सभी अस्थिर खरगोशों से अलग है। इसका मतलब यह नहीं है कि याओ ये का कोई विशेष दर्जा है, बल्कि यह कि कुछ समय पहले ही लॉरेल वृक्ष द्वारा उसका बपतिस्मा हुआ था। उस रात बायलियान ने आकाशगंगाओं की एक सूची बनाई जो दर्जनों मील तक फैली हुई थी। उस सूची की रोशनी में 5000 सालों से खामोश लॉरेल के पेड़ से एक हल्की आभा निकली। क्योंगजी ने टूटू को बपतिस्मा लेने के लिए भेजा। टूटू की प्रतिभा फेवुडिन में नंबर 1 है, और उसे बपतिस्मा दिया गया क्योंकि उसके पास फेवुडिन की महिमा को फिर से स्थापित करने की सबसे अच्छी उम्मीद है। आप मेरे साथ आओ। थोड़ी देर बाद वे लॉरेल के पेड़ के पास आए। लॉरेल वृक्ष, जो अपनी दिव्य ज्योति खो चुका है, एक साधारण वृक्ष की तरह है। शाम की हवा पत्तों को सरसराहट कर रही थी। बायलियान और क्योंगजी बाहरी इलाके में रुके। रेन टूटू अकेले लॉरेल पेड़ के पास चले गए। कोई परिवर्तन नहीं होता है। वास्तव में क्योंगजी को कोई उम्मीद नहीं थी। 5000 वर्षों से अनगिनत रॉकिंग खरगोशों ने रॉकिंग लाइट द्वारा लगाए गए पेड़ को जगाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है। लेकिन जिस समय टूटू ने श्रद्धापूर्वक अपने अगले पैर पेड़ पर रखे, कुछ घटित हुआ। चमकदार, यह तो शानदार तारों का प्रकाश है। खरगोश से अनगिनत तारे निकले। वे समुद्र के समान तारों की रोशनी में बहते रहे और अंततः एक विशाल चित्र स्क्रॉल में बदल गए जो लगभग अंतहीन था। इस चित्र स्क्रॉल ने पूरे फ्लाइंग मिस्ट टॉप को घेर लिया। एक पल में फेवुडिन जीवंत हो गया। आहा, सभी दिशाओं से आ रही चीखें बायलियान और क्योंगजी को विशाल लहरों की तरह ढक रही थी। उन दोनों ने अपनी सांस रोक ली। यह कोई चित्रात्मक स्क्रॉल नहीं है, ये स्पष्टतः एक बिल्कुल नई दुनिया है। बायलियान वह है जो सबसे गहराई से महसूस करती है। उसे नहीं पता था कि उसने कितनी बार उतार चढ़ाव वाले प्रकाश प्रभाव का इस्तेमाल किया था। टूटू के शरीर से बिखरे हुए तारे उतार चढ़ाव वाले प्रकाश प्रभाव नहीं थे, लेकिन वे उतार चढ़ाव वाले प्रकाश प्रभावों से भी बेहतर थे।
यदि आप ध्यान से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके उतार चढ़ाव वाले विशेष प्रभाव इस चित्र स्क्रॉल से उत्पन्न हुए हैं। टूटू वास्तव में याओगुआंग जिंगाजुन का पुनर्जन्म है। इससे पहले कि बाइलियान कुछ कह पाता, उसके सामने का दृश्य फिर बदल गया। मानो किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से वह विशाल चित्र पुस्तिका हिंसक रूप से हिलने लगी। थोड़ी देर के लिए बड़ी बड़ी लहरें उठी, तारे उल्टे हो गए हैं, यहां तक कि रात का आसमान भी टूट गया। यह दृश्य प्रलय जैसा लग रहा है। जल्दी क्योंगजी ने टूटू को बचाने के लिए इशारा किया, लेकिन सौभाग्य से यह दृश्य ज्यादा देर तक नहीं चला। उसने बस एक कदम उठाया और सारे दृश्य एक पल में गायब हो गए, जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। बाइलियान और क्योंगजी अपनी जगह पर जम गए। मैंने देखा कि टूटू उदास होकर पलटा। मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने एक अस्पष्ट आवाज सुनी जो कह रही थी, अभी समय नहीं आया है। अध्याय 5 पसंद। अभी सही समय नहीं आया। बाइलियान ने अपना सिर उठाया और लॉरेल के पेड़ को घूरने लगा, जो आकाशगंगा की पृष्ठभूमि में भी अभी भी साधारण था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, अन्यथा यह 5000 वर्षों तक विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन यह अफसोस की बात है कि बाइलियान के साधना आधार के साथ कोई भी असामान्यता नहीं देखी जा सकती है। आप इस पेड़ को वापस क्योंगमिंग चोटी पर क्यों नहीं ले जाते? यदि यह मास्टर है, तो आपको कुछ सुराग देखने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन बाइलियान ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। लॉरेल का पेड़ फेवुडिंग की पवित्र वस्तु है। अगर वह लॉरेल के पेड़ को जल्दबाजी में उल्टा खींचती है, तो ये सीधे युद्ध की घोषणा करने से अलग नहीं होगा। भले ही टूटू के साथ उसका रिश्ता काफी गहरा हो, भले ही उसका पिछला पवित्र नाम पूरी दुनिया में फैल जाए, फेवुडिंग में उच्च आदर्शों वाले लोग उसे जाने नहीं देंगे। मृत्यु से डरो। हर अमर साधक मृत्यु से नहीं डरता। इन अमर साधकों के लिए, जो मृत्यु से नहीं डरते, जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण हमेशा कुछ न कुछ होता है। बाइलियान फेवुडिंग के साथ परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी, और वह अपने कारण टूटू के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। ऐसा लगता है कि हम केवल मास्टर को फेवुडिंग में अपहरण करने का ही रास्ता खोज सकते हैं। जैसे ही बाइलियान ऐसा सोच रही थी, अचानक उसके कान से एक विस्मयकारी शब्द निकला। ये क्योंगजी की आवाज थी। मास्टर याओगुआंग, क्या यह मिस्टर याओगुआंग की आवाज है? युवा माँ अचानक बाइलियान के पास से बाहर निकली और खरगोश की तरह तेज थी। ओह, वो मूलतः एक खरगोश थी। इस बार खरगोश को फिर से कष्ट उठाना पड़ा। उत्साहित क्योंगजी ने उसे उठा लिया। मुझे स्वस्थ रहने दो। क्योंगजी खुद को रोक नहीं सका और उसने बेतरतीब ढंग से टटोला, जिससे खरगोश लगातार घरघराहट करने लगा। इस दौरान खरगोश को कई बार उसकी पूंछ से उल्टा लटकाया गया। चिरप मत। टूटू के अंग बेतहाशा नाच रहे थे, जबकि उसके कान शिथिल थे, जो किसी भी हालत में कठोर नहीं हो सकते थे, हवा में लहराते रिबन की तरह। क्योंगजी का ध्यान यहाँ बिल्कुल नहीं था। वह इतना मुस्कुराए कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आश्चर्यजनक स्थिति को देखते हुए टूटू ने याओगुआंग का पक्ष जीत लिया होगा। यह है। बाइलियान के मुंह का कोना फड़क उठा। वह सोचने लगी कि क्या टूटू क्योंगजी का ही है। नीमा का। जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि मैं टूटू की असली मां हूं। एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद बाइलियान तुरंत क्योंगजी की हिंसा को रोकने के लिए आगे बढ़ी। बंद करो, यह मेरी पुरानी बात है। आपकी बेटी कोई खरगोश की गुड़िया नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह टूट जाएगी। चहचहाहट। शैतान से बचकर भागा हुआ खरगोश बाइलियान के स्तनों के बीच लेटा हुआ था। उसका शरीर समय समय पर ऐठ रहा था, और वह कितनी दुखी थी, इसका तो जिक्र ही नहीं। इस दुनिया में जहां राक्षस बेतहाशा नाचते हैं, केवल बाइलियान की छाती अभी भी गर्म है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 865। क्योंगजी ने बाइलियान को उदासीनता से देखा। जो महिला राजा हो सकती है, उसकी चमड़ी मोटी कैसे नहीं हो सकती? बाइलियान इस मामले में उलझना जारी रखने का इरादा नहीं रखता है। क्योंगजी और टूटू एक दूसरे के पास वापस आ गए हैं, और उनका रिश्ता अभी भी बहुत अच्छा है। अन्यथा क्योंगजी उस रात अपनी बेटी को मुझे लौटाने के लिए उस पर चिल्लाती नहीं। उसे केवल टूटू को चोट लगने से बचाना है, तथा अन्य कामों का ध्यान रखना उसके लिए असुविधाजनक है। क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? बाइलियान ने पूछा। क्योंगजी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका जवाब बाइलियान की उम्मीदों से बहुत दूर था। मुझे नहीं लगता कि यह कोई बुरी बात है। याओ को याओगुआंग ने ही चुना होगा। चूंकि याओगुआंग ने कहा है कि अभी समय नहीं आया है, इसलिए इंतजार करना ठीक है।
बाय लियान ने अपना मुंह खोला। वास्तव में वह इस पर विश्वास नहीं करती। अब उसे 90% यकीन है कि टूटू ही भगवान याओगुआंगक्सी है। चूंकि टूटू ही भगवान याओगुआंगक्सी है, तो अभी बोलने वाला कौन था? लॉरेल वृक्ष या कोई अज्ञात अस्तित्व? जियांग जिंग और अन्य लोगों के अस्तित्व ने बाय लियान को इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं दी। वह क्योंगजी को कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वह स्तब्ध रह गई। उसके पास ये साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि टूटू ही भगवान याओगुआंगक्सी है। आपको पता होना चाहिए कि फेवुडिन के सभी राक्षस याओगुआंग जिंगजुन को भगवान मानते हैं, यहां तक कि क्यूंगजी भी इसका अपवाद नहीं है। कोई बात नहीं, इस तरह की बातों पर बात न करना ही बेहतर है, ताकि अनावश्यक विवाद पैदा न हो। ये देखकर कि बाय लियान उसकी राय से सहमत थी, क्यूंगजी ने बाय लियान और टूटू को दिलासा देना नहीं भूला। याओ एर का साधना आधार खराब नहीं है, भले ही वह रात में कुछ वर्षों के लिए परिवर्तन के चरण को तोड़ दे, इससे उसके साधना पथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाय लियान पहले सहमत हो गई। लॉरेल के पेड़ के पास से जाने के बाद क्योंगजी ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए एक जगह की व्यवस्था की, और कमरा टूटू के बेडरूम के बाईं ओर था। फेवुडिन के पास वापस जाना दुर्लभ है, भले ही वह उदास हो क्योंकि उसके पास पाने के लिए कुछ भी नहीं है, टूटू तुरंत नहीं छोड़ेगा। रात काफी हो चुकी थी। बाय लियान ने आधी खुली खिड़की बंद कर दी। मेज पर रखा तेल का दीपक बुझाकर वह हल्के कदमों से बाहर चली गई। उसका गंतव्य वह बड़ा पेड़ है जिसके बारे में उसने पिछली बार क्योंगजी से बात की थी। ऐसा नहीं है कि वह बाहर जाकर ठंडी हवा का आनंद लेना चाहती है। उसने अचानक पाया कि टूटू कमरे में नहीं था, और महल के सामने के पहरेदारों से सुना कि टूटू जब भी खराब मूड में होता है तो आराम करने के लिए वहां चला जाता है। अधिकांश लोगों के लिए यह एक सामान्य रात है। एक जेड प्लेट की तरह चमकदार चांद साधारण आकाश में लटका हुआ है। शरद ऋतु की शुरुआत में समुद्री हवा आमतौर पर उड़ती हुई धुंध के ऊपर से बहती थी। उफनती लहरें सामान्य रूप से तट पर स्थित चट्टानों से टकराती हैं। यहाँ हवा और लहरों के बीच तैरती पुरानी मछली पकड़ने वाली नावें भी हैं। यह एक प्राकृतिक चित्र स्क्रॉल है जो लोगों की उदासी को गायब करने के लिए पर्याप्त है। जब तक खरगोश सप्ताह के दिनों में ये दृश्य देखता है, खरगोश तुरंत शांत हो जाएगा। लेकिन आज वह ऐसा नहीं कर सकता। जितना अधिक वह मन की शांति चाहती थी, उतना ही अधिक वह स्वयं को आवेगशील बनाती थी। टूटू ने झुंझलाकर उसके लटकते कानों को खींचा। वह पंजे पर पड़े कानों को देखती रही। ये साधारण खरगोश के कानों की एक जोड़ी नहीं है, यह अन्य खरगोश के कानों की तुलना में बहुत लंबा है, और बाल और त्वचा बहुत जीवंत हल्के हरे रंग के साथ बिंदीदार है। यदि आप इसे हिलाते हैं, तो यह आकर्षण से भरे दोहरे प्याज की तरह दिखता है। हाँ, यह उतार चढ़ाव वाले प्रकाश वाले खरगोश की सबसे विशिष्ट विशेषता है, और यह शरीर का वह हिस्सा भी है जिस पर खरगोश को सबसे अधिक गर्व हुआ करता था। लेकिन अब वह इन कानों को देखकर परेशान हो गई है। अरे क्यों? यदि वह सिर्फ एक साधारण खरगोश दानव होती, तो वह अधिक से अधिक एक सुनहरे कोर चरण में रूपांतरित हो पाती, और वह कभी भी दया को उस तरह से नहीं देख पाती जैसी वह अब है, यहां तक कि युवानेन के शिखर पर भी। यदि वह एक साधारण खरगोश दानव होती, तो उसे याओगुआंगशी का समर्थन नहीं मिलता, इसलिए वह युवानेन के शिखर पर नहीं अटकी रहती। अगर वह बन्नी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पागल हो रहा है, खासकर उस दृश्य की कल्पना करने के बाद जहां बाय लियान और उसकी छोटी बहन एक साथ चिपके हुए हैं, और वह केवल खिड़की से राजधानी को नाराजगी से देख सकती है। चाचा बेन मुझसे नाराज है। चहचहाहट। टूटू ने उसके कानों को क्रूरता से देखा। ये सब तुम्हारा दोष है, ये सब तुम्हारा दोष है, ये सब तुम्हारा दोष है। क्रोधित टूटू ने उसका कान पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। शरीर के हिंसक झटकों के कारण उसके कान भी इधर उधर झूल रहे थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह अपने कानों का चक्कर लगा रही है। थोड़ी देर बाद खरगोश का चहचहाना अंततः बंद हो गया। उसे रुकना पड़ा। उसने अभी अभी कम से कम 100 बार मुक्का मारा, लेकिन उसके कान इतने कठोर थे कि उसके पंजे चोटिल हो गए, और उसके कानों की त्वचा नहीं टूटी। खरगोश ने पूरी गति से दहाड़ लगाई। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही अधिक क्रोधित होती, और जितना अधिक वह क्रोधित होती, उतना ही कम वह एक सामान्य खरगोश की तरह सोच पाती। कान जरूर उसका मजाक उड़ा रहा होगा। क्या यह सहनीय है या असहनीय? मेरी बुढ़िया आज तुमसे लड़ेगी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टूटू ने अपना मुंह खोला और अपना कान काट लिया। यह तय हो गया है कि वह आज रात कच्चे खरगोश खाएगी। बाय लियान, जो कुछ देर से देख रहा था, अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका।
उसके सामने 3 विकल्प आए। कार्य 1, खरगोश को तुरंत रोकें, पूरा करने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ दो। कार्य 2, बाहर जाने से पहले टूटू के थक जाने का इंतजार करें, पूरा होने पर इनाम, हल्कापन कौशल जोड़े। कार्य 3, मेरा कोई काम नहीं, पूरा होने पर इनाम, मसालेदार खरगोश का सिर। बाय लियान ने उसे एक अच्छा आदमी कहा। प्रॉप्स के विवरण के अनुसार यह मसालेदार खरगोश का सिर 20 से अधिक पाक कौशल वाले शीर्ष शेफ द्वारा पकाया जाता है। इसमें आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने का विशेष प्रभाव है और स्वाद और भी अधिक अद्भुत है। उन नश्वर शाही रसोइयों को कुचलना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। बाय लियान ने निगल लिया। सच कहूं तो वो वास्तव में इसे आजमाना चाहती थी। हालांकि वह पहले से ही बिगू की स्थिति में पहुंच चुकी है, वह सप्ताह के दिनों में कम नहीं खाती है, इसलिए वह अपने द्वारा जोड़े गए खाना पकाने के कौशल को बर्बाद नहीं कर सकती है ना? लेकिन इतना तो तय है कि इसे भूल जाए। जब से टूटू को उसने गिरफ्तार किया है, उसने कभी अन्य खरगोशों को नहीं छुआ है, और इस बार भी वह इस नियम को तोड़ने का इरादा नहीं रखती है। बाय लियान की नजर दोबारा टास्क 1 और टास्क 2 पर पड़ी। कोई भी मिशन बहुत जोखिम भरा नहीं है। 1 का खतरा 2 की अपेक्षा अधिक होने का कारण संभवतः यह है कि यदि वह इस समय बाहर कूदेगी तो टूटू को शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं इतना सारा प्रबंध कैसे कर सकता हूँ? इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 866। बाय लियान तुरंत 1 को चुनती है। यदि खरगोश सचमुच अपने कान में छेद कर ले तो यह इतना अच्छा नहीं होगा। जब टूटू ने उसके कान नूडल्स की तरह खाने की कोशिश की तो अचानक उसके सिर के ऊपर से एक बिल्ली जैसा हाथ बाहर आया। खींचो। खरगोश के कान इस तरह मजबूती से पकड़े गए थे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बन्नी को पता चला कि वह अब अपने कान नहीं खा सकता। उसने ये सोचकर खींचा कि वह एक पहाड़ खींच रही है। जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। शाम की हवा के साथ ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। टूटू का शरीर जम गया। भले ही उसे थप्पड़ मारा गया हो, वह कभी भी उस आवाज को नहीं भूल पाएगी। ये बाय लियान है। उसने अचानक अपना सिर उठाया और देखा कि बाय लियान उसे देख रही थी। उसका सामान्य रूप से कोमल चेहरा अब ठंड से ढका हुआ था। जाहिर है बाय लियान हुआनक्सुए सम्राट में परिवर्तित नहीं हुई थी, लेकिन वह ठंड से कांप रही थी। हे मैं। टूटू ने अवचेतन रूप से बाय लियान के आदेश का पालन किया और उसके कान उगल दिए। बाय लियान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसके कानों से लार पोंछी और फिर अपने हाथों से टूटू को अपनी आंखों के पास दबा लिया। घूरना। टूटू को घूरते हुए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ये खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। बाय लियान ने ये सब देखा। बाय लियान ने सोचा होगा कि वह पागल हो गई है। हॉक, वह एक दुर्घटना थी। टूटू ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसे पछतावा हुआ। बाय लियान को समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रही थी। आहा, मरना। यदि वह पकड़ा न गया होता, तो टूटू कोई छेद ढूंढकर सीधे उसमें चला जाना चाहता और बाय लियान को फिर कभी न देखना चाहता। इस समय बाय लियान अचानक उसे अपनी बाहों में लेकर खड़ा हो गया और तब तक रुका रहा जब तक वह एक जांघ जितनी मोटी शाखा तक नहीं पहुंच गया। टूटू ने बाय लियान को संदेह से देखा। उसने बाय लियान को बैठते हुए देखा और फिर उसे उस मांसल गोद में बिठा दिया। यहां अभी भी थोड़ी ठंड है। जैसे ही टूटू के दिल में यह विचार आया, वह धीमी आवाज फिर से सुनाई दी। क्या ये स्वादिष्ट है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बन्नी बोल नहीं सकता। बाय लियान ने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसका कान उठाया। दुलार। महीन रेशम की तरह दुलार करो। मैंने दांत से काटकर निशान बना दिए हैं। बाय लियान ने कहा, अगर मैं थोड़ा और जोर लगाऊंगा तो मुझे डर है कि खून निकल आएगा। बाय लियान की हथेली से आती ठंडक ने टूटू के उग्र हृदय को तुरंत शांत कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। वह निश्चल खड़ी रही और अब चाहे बाय लियान उसके साथ कुछ भी करे, वह प्रतिरोध नहीं करेगी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि बाय लियान ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। वह बस सीधे सामने देखती रही, बर्फ की मूर्ति की तरह। उसकी आंखें लंबे समय तक नहीं हिली। टूटू ने उत्सुकता से बाय लियान की दृष्टि का अनुसरण किया। शाम की हवा चलती है। उसका ध्यान जिंगहे फिल्म पर गया, जिसे उसने अनगिनत बार देखा था। गहरा नीला आकाश नीचे समुद्र के समान ही है और टिमटिमाते तारे पहली नजर में अनगिनत तैरती फूलों की नावों की तरह दिखते हैं। यदि आप कहें कि वह जिंगे भी सुंदर है, तो वह भी सुंदर है, लेकिन उसे अधिक बार देखने के बाद आप उससे उस तरह प्रभावित नहीं होंगे जैसे आपने उसे पहली बार देखा था। उफ। बाय लियान ने चुपके से आह भरी। पहले तो उसने टूटू को सबक सिखाने की योजना बनाई। खुद खाओ, क्या तुम सक्षम हो?
ताली ताली। लेकिन अंततः उसने ये योजना छोड़ दी। वह जानती थी कि टूटू की परेशानियों का स्रोत क्या था। चाहे वह उसे कितनी भी डांटे और पीटे, जब तक समस्या एक दिन के लिए हल नहीं होती, टूटू के फिर से बीमार पड़ने की संभावना है। सही दवा लिखना सबसे अच्छा तरीका है। बाय लियान ने कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपको देवताओं को बदलने के चरण को तोड़ने का एक तरीका खोजने में मदद करूंगा। अगर फेवुडिंग ऐसा नहीं कर सकता है, तो हम किंगक्सू जाएंगे। अगर किंगक्सू ऐसा नहीं कर सकता है, तो हम 4 संप्रदायों में जाएंगे। अगर 4 संप्रदाय नहीं कर सकते हैं, तो हम तोंगलुशान जाएंगे। तोंगलुशान ऐसा नहीं कर सकता है, मैं आपको उन प्राचीन खंडहरों में ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसने स्पष्ट सोचा, मास्टर के जन्मदिन में अभी 20 दिन बाकी हैं, और 20 दिन टूटू को उन सभी स्थानों पर ले जाने के लिए पर्याप्त हैं जिनका उसने अभी उल्लेख किया है। भले ही अंत में कुछ हासिल न हो, लेकिन इसे टूटू के साथ 2 व्यक्तियों का दौरा मानना बुरा नहीं है। वैसे बता दे कि वह लंबे समय से टूटू के साथ अकेली नहीं रही है। हो, टूटू की नजरें थोड़ी कांप उठी, और जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, बाय लियान की हथेली उसके सिर पर आ पड़ी। छूना, मसलना। वह हाथ स्पष्टतः ठंडा था, लेकिन टूटू को अपने सिर के ऊपर आग जलती हुई महसूस हुई। ये बायलियान है। उसे वह दृश्य याद आ गया जब वह और बायलियान लॉरेल वृक्षों से घिरे स्वप्नलोक में मिले थे। भारी बारिश हुई, सड़कें दिन के उजाले की तरह जगमगा उठी और पैदल चलने वालों से भरी सड़कें तुरंत ठंडी हो गईं। उस रात वह बायलियान द्वारा पकड़ी गई छतरी के नीचे खड़ी रही, और वे दोनों तब तक वहीं रहे जब तक बारिश बंद नहीं हो गई और सुबह नहीं हो गई। तभी उसे समझ में आया कि बायलियान के प्रति उसकी भावनाएं क्या थीं। पसंद करना। जैसे 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 उस समय टूटू को अचानक पता चला कि बायलियान हमेशा से अकेली थी। उसे बायलियान के लिए दुख हुआ, लेकिन वह खुद से अधिक खुश थी, क्योंकि उसका मौका आ गया है। जब तक वह इस उद्घाटन को जब्त कर लेती है और सफलतापूर्वक बायलियान के शरीर में घुस जाती है, वह फेवुडिंग में सबसे खुश अस्थिर खरगोश बन जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, तथाकथित अवसर केवल जियो जिनसे के क्यूओंग मिंगफेंग में शामिल होने तक ही रहा। उस दिन जब जख्मों से ढकी वह कमजोर लड़की क्योंगमिंग पीक की नई सदस्य बनी, तो सब कुछ बदल गया। वह आधे साल की देरी से आई, लगभग जीवन भर की देरी से। लेकिन टूटू ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वही क्योंगमिंग चोटी पर सबसे पहले पहुंची थी। इसके अलावा प्यार में पहले आओ पहले पाओ वाली बात नहीं होती। भावनाएं एक दीर्घकालिक साथ होती हैं, और जो अंत तक टिके रहते हैं, वही असली विजेता होते हैं। जाओ जाओ जाओ। बन्नी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें आग लगी हो। उसने स्वयं का सामना करने का निर्णय लिया। चाहे सामने खड़ा दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह दया के कारण कभी पीछे नहीं हटेगी। ये बारूद रहित युद्ध है, लेकिन ये युद्ध अत्यंत क्रूर भी होना चाहिए। रात। बायलियान ने खरगोश को गले लगाया और सारी रात समुद्र को देखता रहा। अगली सुबह उसके कोई कार्रवाई करने की प्रतीक्षा किए बिना टूटू ने कियोंगजी को खोजने की पहल की। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 867। टहलना। जब बायलियान को ये खबर मिली तो वह स्तब्ध रह गया। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ और दिन रुकते हैं। लेकिन टूटू ने अपना सिर हिला दिया। समय ही पैसा है, और वह एक कंजूस है। टूटू के बार बार आग्रह के कारण बायलियान केवल क्योंगजी और अन्य लोगों को अलविदा कह सकी। उस सुबह वे किंगक्सू के रास्ते पर चल पड़े। उड़ती हुई नाव पार हो गई। लंबी हवाएं और लहरें। रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बायलियान की यात्रा आसान नहीं है। उन्होंने स्पष्टतः अभी नहीं वाक्यांश की शक्ति को कम करके आंका। 3 दिनों तक उसने पूरे किंगक्सू में खोज की, और जो भी औषधीय सामग्री उसे मिली, वह टूटू के लिए बेकार थी। चलो 1000 तलवारों के शहर चले। बायलियान ने टूटू के सिर पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, केवल एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। कोष्टक अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह। ओ ओमेगा ओ नो शू ओमेगा ओ बैकवोट। तब बायलियान ने अपना रुख बदला, और अगले 10 दिनों में उसने एक के बाद एक कियांजियान शहर और याओची पवित्र पर्वत का दौरा किया। क्योंकि वह अक्सर इधर उधर घूमती रहती थी, इसलिए बाहरी दुनिया में भी ऋषि की पूर्व की और यात्रा की कहानी फैल गई। बायलियान ने इस बात को दिल पर नहीं लिया, और अब वह इसकी आदी हो चुकी है। उसे बस यही चिंता है कि उसे फिर कुछ न मिले। कियांजियान चेंग तलवारबाजी और ज्ञानोदय में अच्छा है। गुप्त अमृत टूटू को तोड़ने में विफल होने के बाद वे असहाय थे।
याओची सेक्रेड माउंटेन ने ताओवाद की एक विस्तृत श्रृंखला में हाथ आजमाया, लेकिन चाहे वह गोलियां हो, व्यूह रचनाएं हो या जबरन सशक्तिकरण, ये टूटू की साधना को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा सका। ऐसा लग रहा था जैसे खरगोश का शरीर अचानक एक अथाह गड्ढे में बदल गया हो, चाहे उसमें कितनी भी चीजें ठूंस दी जाएं, वो यिन्होंजी के आवरण को छू नहीं पाएगा। मैं अब बुराई में विश्वास नहीं करता। बाय लियान ने दांत पीस लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 4 प्रमुख संप्रदायों में से 5 हैं, और उसने उनमें से केवल 2 को छोड़ा है, बल्कि उनमें से आधे को भी नहीं छोड़ा है। हालांकि मामले को तौलने के बाद बाय लियान ने फिर भी ताइक्सुआन दाओमेन और ताइकिंग दाओमेन को लक्ष्य से अलग कर दिया। उस समय ताओवादी संप्रदाय में अपनी रूढ़िवादी स्थिति को बनाए रखने के लिए ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय ने गोंगजुएक्सिन की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनकी ताकत छलांग और सीमा से बढ़ रही थी। कौन जानता है कि इस बार वे फिर से परेशानी खड़ी करेंगे या नहीं। संक्षेप में, बाय लियान को ताइक्सुआन दाओमेन से जरा भी लगाव नहीं है। वह चाहती थी कि ताइक्सुआन दाओमेन महत्वाकांक्षी मार्क्विस ऑफ वुआन और जू पेन के साथ लड़े, और यह सबसे अच्छा होगा यदि दोनों पक्ष घायल हो जाएं, ताकि वह यानयू की ओर से आसानी से अपना गुस्सा निकाल सके। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद बाय लियान सीधे वुशान तीरथ की ओर उड़ गया, लेकिन किसी कारणवश रुकने से पहले वह 1 घंटे तक उड़ती रही। या ताइकांग बेसिन, यह अभी भी मछली और चावल की भूमि है। अपने पैरों के पास भटकती उस अकेली आत्मा को देखकर उसकी अभिव्यक्ति और अधिक उदास होती गई। ऐसा कैसे? उसने पहले ही उस प्राचीन संरचना को नष्ट कर दिया था, और जाने से पहले उसने जानबूझकर पानी और जीवन शक्ति से भरी भारी वर्षा की। उस वर्षा की सिंचाई से मुरझाते हुए फूल और पौधे भी तुरंत अपनी आत्मा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब उसने क्या देखा? मृतकों की हड्डियां जंगल में खुली पड़ी रहती हैं, और हजारों मील तक कोई मुर्गा नहीं बोलता। अच्छा लड़का। बाय लियान के दिल में अनाम क्रोध उमड़ पड़ा। उसकी गति उसकी छाती पर पहाड़ों के उतार चढ़ाव से भी अधिक थी। हॉक टूटू, जो बाय लियान की बाहों में लिपटा हुआ था, ने कुछ असामान्य बात नोटिस की। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, चलो पहले नीचे जाकर स्थिति की जांच करते हैं। टूटू को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। बाय लियान तेजी से अपनी आध्यात्मिक समझ से खोजी गई बस्ती की ओर उड़ चला। अध्याय 6 बाय लियान की महिमा को पुनः स्थापित करते हुए बैमेन बाध्य है। पहाड़ों में दिन और रात का मौसम सुंदर होता है और पक्षी एक दूसरे के पास लौटते हैं। ये ताइकांग बेसिन में अक्सर देखी जाने वाली आरामदायक जिंदगी की तस्वीर है। लेकिन आपदा आने के बाद ये सब धूल में बदल गए। शाम, पहाड़ी दर्रे के पास खुले स्थान में सूखी लकड़ियों के ढेर जलाए गए थे। लपटें नाच रही थी और आसपास के शरणार्थियों के चेहरे रोशन हो रहे थे। इस समय उन दर्जन भर अलग अलग चेहरों का रंग बिल्कुल एक जैसा था। अवसाद, दर्द, थकावट, यहां तक कि निराशा भी। पापा, समय समय पर आग में विस्फोट होते रहे। कोई भी कुछ नहीं बोला, और सभी चुपचाप अपने हाथों में सूखा भोजन संभाल रहे थे। 10 दिन हो गए हैं। वे युवानकिंग पर्वतीय मार्ग के साथ पूर्व की ओर यात्रा करते रहे, चाहे वह आध्यात्मिक इच्छा थी या संग्रहित भोजन, वे लगभग थकने वाले थे। लेकिन वे अभी भी ताइकांग बेसिन से बाहर निकलने से आधे रास्ते दूर हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ी चीजें घटित होंगी। वह युवक जो नीले पत्थर पर बैठा था और उसने कुछ नहीं खाया था, बुदबुदाया। उसके बाल साफ और गंध रहित थे, लेकिन बार बार खुजलाने के कारण वे चिड़िया के घोंसले की तरह अस्त व्यस्त हो गए थे। वह भी अपनी सीमा पर है। उसने कपड़ों पर कढ़ाई की गई सफेद उड़ती आकृति को देखा। यदि आपके पास विश्वास है परंतु शक्ति नहीं है, तो भी आप वह नहीं कर सकते जो उस भगवान ने किया। 10 साल पहले। वह भी एक शरणार्थी है। चीख पुकार से भरी सड़क पर उसने अपने आखिरी रिश्तेदार को खो दिया। रास्ते में उसने अनगिनत कुरूपताएं देखी, बेटे बेटियों को बेचा जाना, बेटों को एक दूसरे के बदले में बदलना, लूटपाट और हत्याएं। अंततः वह उस नरक से बाहर निकल आया और संयोगवश एक साधारण साधक बन गया। वह अन्य साधकों से भिन्न है। वह दीर्घायु की चाह नहीं रखता। वह भूत प्रेत और देवताओं से नहीं पूछता। वह आम लोगों के लिए आपदाओं और कठिनाइयों को खत्म करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन वह क्यूई शोधन अवधि में सिर्फ एक नौसिखिया था, और उसके पास हवा और बारिश को बुलाने की क्षमता नहीं थी, और वह किसी भी शक्तिशाली गठन ताबीज का उत्पादन करने के लिए बहुत गरीब था। इसलिए वह केवल इतना ही कर सका कि 1 दर्जन पीड़ितों को लेकर भाग गया। दया, ऐसा लगता है कि यह सब खत्म होने वाला है। उसके शरीर में संग्रहित भोजन समाप्त होने वाला था, और वह इन लोगों को छोड़कर नया भोजन खोजने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उन्हें डर था कि उनके जाते ही इन लोगों के दिलों का आखिरी स्तंभ भी ढह जाएगा।
दिल के बिना कोई नहीं रह सकता। ऐसा लगता है कि यह मेरा घर है। युवक पीछे की ओर गिरा, उसने रात के आकाश की ओर देखा, उसकी उंगलियां उसके कपड़ों पर बने पैटर्न से कभी नहीं हटी। यह कोई साधारण पैटर्न नहीं है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 868। वह भी डरेगा, वह भी भ्रमित होगा, लेकिन जब तक वह पैटर्न को छूता है, तब तक सभी भय बेकार लगते हैं। वह है, यहाँ क्या हो रहा है? अचानक जंगल में झरने जैसी स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी। युवक ने अचानक अपनी आंखें खोली और जो दिखाई दिया वह एक खरगोश था। नहीं, यह एक लड़की थी जो नीचे झुकी और उसे देखने लगी। आज रात तारों वाला आकाश मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हवा में धूसर धुंध तैर रही है। मुझे नहीं पता कि यह पागलपन है या कुछ और। संभवतः यह इस प्रकार की असामान्यता ही है जो असाधारण मुठभेड़ का कारण बन सकती है। बूम बूम बूम। युवक की हृदय गति कई गुना बढ़ गई। पैटर्न को छूते ही उसकी उंगली में एक उग्र तापमान पैदा हो गया। उसने महसूस किया, यह आशा के फूल में निहित शक्ति थी। बाय 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 बाइपियन, आप बाइपियन की संत हैं। युवक तुरंत उछल पड़ा और अविश्वास से बाय लियान को देखने लगा। बाय लियान ने सहमति जताने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई। वह इनकार करना चाहती थी, लेकिन गर्म आंखों ने उसे समझा दिया कि इनकार करना निरर्थक होगा। जिस युवक को सकारात्मक उत्तर मिला वह कुछ देर तक नाचता रहा। ये लंबे सूखे के बाद हुई बारिश जैसा है। जो आंखें मरने वाली हैं वे दिव्य प्रकाश से भरी हैं। मेरा नाम फैंग यान है। मैं कुछ दिन पहले ही व्हाइट गेट में शामिल हुआ हूं और मुझे सीनियर भाई गोंग लियांगशु के साथ धर्मोपदेश सुनने का सम्मान मिला। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान थोड़ा हैरान हो गया। उसने अभी क्या सुना? गोंग लियांगशु वह भिखारी था जिससे उसकी मुलाकात संयोग से हुई थी जब वह अपनी 5वीं छोटी बहन को लेने गुचेन काउंटी गई थी। उसे अस्पष्ट रूप से याद था कि गोंग लियांगशु देवताओं की लड़ाई के मध्य और अंतिम चरणों में शीर्ष खलनायक था। दानव ने अपनी शक्ति के साथ साथ 4 संप्रदायों के दर्जनों बुजुर्गों को काट डाला। यदि वरिष्ठ बहन बाय कड़ी मेहनत नहीं करती है तो गोंग लियांगशु अंततः 4 संप्रदायों की संयुक्त घेराबंदी के तहत मर जाएगा। इस तरह 4 प्रमुख संप्रदायों की ताकत के बड़े नुकसान के कारण खेल स्वचालित रूप से दानव अराजकता रेखा में स्थानांतरित हो जाएगा। लेकिन खेल तो खेल से संबंधित है और वास्तविकता तो वास्तविकता से संबंधित है। जैसा कि बाय लियान ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, गुचेन काउंटी में उथल पुथल ने गोंग लियांगशु के जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल दी। उनके गुरु गु जियू की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पास क्यांजियान शहर में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं था। यदि वह क्यांजियान शहर की तलवार का अभ्यास नहीं करता है तो उसके दिल में जुनून असीम रूप से नहीं बढ़ेगा। बिना जुनून के रक्त दानव बनना कोई मायने नहीं रखता। यदि यह गोंग लियांगशु उसी नाम वाला व्यक्ति नहीं है, देखना, वह पूरी तरह से भटक गया है और बैमेन नामक एक समूह में शामिल हो गया है। यह संतुष्टिदायक है। इंतजार। बाय लियान की आंखें अचानक जम गईं और अंततः फैंग यान पर पड़ी। उसने अपनी आवाज पर जोर दिया, बैमेन। फैंग यान ने सिर हिलाया और सकारात्मक रूप से कहा, बैमेन। बाय लियान के दिल में अचानक एक बुरा पूर्वाभास उभरा। उसने कभी भी भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन इस संबंध में उसकी पूर्व सूचनाएं हमेशा अप्रत्याशित रूप से सटीक होती हैं। शायद ये विम इन माइंड के समान एक विशेष क्षमता है। संक्षेप में, बाय लियान ने कांपते हुए पूछा, ये कौन सा शब्द है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फैंग यान मुस्कुराया और कहा, बेशक ये भगवान शेंगाजुन का उपनाम है। तो बायमेन इक्वल सफेद दरवाजा। बाय लियान ने चुपके से अपना सिर हिलाया। आइए अभी हम लॉर्ड शेंगाजुन की अजीब उपाधि पर चर्चा नहीं करेंगे। उसे इस बात की अधिक परवाह है कि यह सफेद दरवाजा क्या है। इससे पहले कि वह पूछ पाती, फैंग यान ने समझाने की पहल की, बैमेन पारंपरिक अर्थों में एक संप्रदाय नहीं है, बल्कि एक ढीला संगठन है। विस्तार से, ये कुछ हद तक आम दुनिया के शैक्षणिक स्कूलों के समान है। दुनिया के सभी कोनों से अमर साधक और नश्वर लोग ऋषि के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण एक साथ इकट्ठा होते हैं। बैमेन की अवधारणा ऋषि की ऋषि भावना को आगे बढ़ाने के लिए है। कोई मुखिया नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है और कोई शिष्य नहीं है। यहाँ हर किसी की कोई पहचान नहीं है। उच्च और निम्न के बीच का अंतर केवल ज्ञान की गहराई है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। सिमा का चेहरा अब उसकी अभिव्यक्ति के बारे में बात कर रहा है ना? वह वास्तव में फैंग यान की गर्दन पकड़ना चाहती थी और जोर से पूछना चाहती थी, अरे क्यों? मेरी पीठ पीछे कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है?
वह इतनी ऊंची उड़ान भर चुकी है कि उसे सोते समय भी बेचैनी महसूस होती है। ये लोग इतने अच्छे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह जल्दी नहीं मरी, इसलिए वे उसे और भी ऊपर धकेलना चाहते हैं। चहचहाहट। इस समय टूटू, जो बायलियान की छाती के बीच घात लगा रहा था, जब उसने ये शब्द सुने तो उत्तेजित हो गया। जैसा कि बायलियान से उम्मीद थी, ये सचमुच आश्चर्यजनक है। ठीक है, वे लोग भी बहुत समझदार हैं, वे जानते हैं कि केवल शेंगजुन जैसी उपाधि ही बायलियान के योग्य है। चलो जश्न मनाएं। खरगोश ने अपना अगला पंजा ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, उसे दबा दिया गया। बायलियान ने अपना हाथ बढ़ाया और टूटू को वापस घाटी में धकेल दिया। जाओ अपनी घास खाओ। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। टूटू के साथ अन्याय हुआ, लेकिन टूटू ने कुछ नहीं कहा। बायलियान ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह फैंगयान से पूछने ही वाली थी कि बैमेन बनाने का प्रस्ताव किसने रखा है, लेकिन फैंगयान ने फिर से बोल दिया। वैसे मैं ये बताना भूल ही गया कि व्हाइट गेट की स्थापना तियानजी गेट के वरिष्ठ भाई झाओ हैया और वरिष्ठ भाई सेंगसियू गोनलियांगशु ने की थी। पहले तो वरिष्ठ भाई झाओ का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वरिष्ठ भाई गोनलियांग को लगा कि अकेले लड़ना बाई परिवार के संतों की भावना को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नहीं होगा। दोनों वरिष्ठ भाइयों ने इस पर चर्चा करने के बाद उन्होंने व्हाइट गेट की स्थापना की। गण, ये झाओ हया निकला, आपकी मोटी भौहें और बड़ी आंखें। बायलियान को अचानक सच्चाई का पता चला और उसे लगा कि वह फटने वाला है। अच्छा, लड़का गद्दार मेरे चारों ओर है। क्या इससे अधिक निराशाजनक कुछ भी हो सकता है? बाहरी लोगों की बदनामी ने कभी भी बायलियान के दिल को नहीं छुआ, लेकिन ये वास्तव में उसकी अच्छी कनिष्ठ बहन झाओ टोंग याओ और अगले दरवाजे के संप्रदाय के अच्छे वरिष्ठ भाई झाओ भाई के लिए धन्यवाद है, अन्यथा उसे स्टार राजा से सम्राट तक कभी भी प्रशंसा नहीं मिली होती। नीमाका, जैसा कि आपसे अपेक्षित था, आपके उपनाम भी एक ही हैं, तो आप दोनों भाई बहन हुए, है ना? बायलियान इतना क्रोधित था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। बैमेन का दर्शन, बै की ऋषि भावना के मार्गदर्शन में आम लोगों को लाभान्वित करना है। फैंगयान के शब्दों में, मानव ऊर्जा की एक सीमा होती है। बैमेन के वंशजों का मानना है कि कुलपिता बायलियान को बड़ी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जहां तक आम लोगों की मदद करने की बात है, तो उन्हें ऐसा करने दे। कुलपति बैमेन, दुनिया से प्यार करो। मेरे सिर पर जबरदस्ती किसी संत की आत्मा मत थोपो। $#@ हताश बायलियान ने सीधे अपने दिल में कहा, जो बच्चों के सुनने के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत अच्छा, इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 869। इस बार मैं तुम्हें सचमुच लड़ने के लिए ले गया। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए चेहरे पर हाथ नहीं मारा। इसके अलावा फैंगयान ने व्हाइट गेट की स्थापना नहीं की थी, वह सिर्फ अच्छे इरादों वाला एक महत्वाकांक्षी युवक था। यदि हर कोई फैंगयान की तरह होता, तो वह और उसके मालिक बहुत पहले ही अपनी परेशानियां छोड़ चुके होते और दूसरों की देखभाल करने में लग गए होते। गहरी सांस लेने के बाद बायलियान ने जल्दी से विषय बदल दिया। मैं आज यहाँ ये पूछने आया था कि ताइकांग बेसिन में क्या हुआ था। कुछ समय पहले उसने बताया कि उसने 10 दिन पहले क्या देखा और सुना था। फैंगयान का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और उसने आह भरी। ये पता चला है कि बारिश भगवान शेंगजुन द्वारा दी गई थी। बारिश अच्छी बारिश है। उस बारिश ने ताइकांग बेसिन के सभी घाव भर दिए। लेकिन यह अच्छा समय ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 3 दिन बाद फिर सूखा पड़ गया। और इस बार स्थिति पहले से कहीं बेहतर थी। नदी का पानी सिर्फ आधे दिन में पूरी तरह से गायब हो गया था और पेड़ झाग की तरह सूखे और नाजुक हो गए थे। मुझे लगता है कि आपदा का स्रोत युवानकिंग पर्वत की गहराई में हो सकता है। फैंगयान ने अपना अनुभव याद किया जब वह युवानकिंग पर्वत से बच निकला था। उस दिन शाम भी हो गई थी। वह और कई अमर साधक पास के बड़े शहर की ओर तेजी से चल पड़े। जब वे एक घाटी से गुजरे तो उन्होंने धूसर भूरा धुआं देखा। ऐसा लग रहा था कि धुएं में कोई व्यक्ति बैठा है। मैंने दूर से केवल उसकी रूपरेखा देखी और मुझे लगा कि मेरे शरीर में 11 से कम रक्त था। मैंने आगे जांच करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैं दूसरों के साथ भाग गया। दुष्ट साधक। बायलियान का चेहरा काला पड़ गया। जिस संरचना को उसने नष्ट किया वह युआन किंगशान में नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वहां से चूक गई हो? वह अभी सोच ही रही थी कि अचानक एक नया विकल्प उसकी आंखों के सामने आ गया। मिशन 1, मैं दुष्ट साधक से अविभाज्य हूं और तुरंत सत्य की जांच करने के लिए जाता हूं। पूरा होने पर इनाम, स्वप्न निर्माण परी तावीज।
कार्य 2, दूसरों के जीवन और मृत्यु से मेरा क्या लेना देना है। कुछ न करें, पूरा करने पर इनाम, शतरंज कौशल जोड़ 3। मिशन 3, पहले फैंगयान को मूर्ख बनाओ और आधे रास्ते से भाग जाओ, पूरा होने पर इनाम, हल्कापन कौशल जोड़ 1। बाय लियान ने जल्दी से मिशन के विकल्पों पर नजर डाली। मिशन 1 को काफी खतरनाक कहा जा सकता है। स्वप्न सृजन परिताबीज एक वास्तविक परिताबीज है, न कि पत्नी के बिना पत्नी केक। ये वास्तविकता से तुलनीय स्वप्न का सृजन कर सकता है तथा कानून के प्रभाव में ये स्वप्न को एक सीमा तक साकार भी कर सकता है। एक बार की वस्तु के रूप में इसका मूल्य एक परी हथियार से बहुत कम है, लेकिन ये साधारण शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियारों से भी तुलनीय नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि केवल वे लोग जिन्होंने क्लेश काल के दौरान अपने शरीर और आत्मा को पुनः आकार दिया है, 6 विपत्तियों से ऊपर अमर वे ही शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियारों की शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। हाल ही में बाय लियान के साधना आधार में काफी तेजी से सुधार हुआ है, लेकिन परी आत्मा पत्थर की सहायता के बिना उसके लिए 6 क्लेश सैंक्शन के खिलाफ लड़ना अभी भी असंभव है। इसका मतलब यह है कि पहला मिशन ही उसकी जान को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त है। पहले स्किम करें। बाय लियान की नजर दूसरे काम पर पड़ी। ये कार्य वास्तव में शतरंज का एक अच्छा खेल है और 3 शतरंज कौशल को पुरस्कृत करना वास्तव में उचित है, लेकिन उसे शतरंज खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह सप्ताह के दिनों में ज्यादा से ज्यादा बैकगैमन, चेकर्स और फ्लाइंग शतरंज ही खेलती है। शतरंज के इतने उच्च स्तर के कौशल का होना बेकार है। इसे नजरअंदाज करो। जहां तक कार्य 3 का प्रश्न है, यह देखा जा सकता है कि इस कार्य में कोई जोखिम नहीं है। इससे न तो उसकी जान को खतरा होगा और न ही उसकी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचेगा। यह बाय लियान की कार्य चुनने की सतत मानसिकता के अनुरूप है। लेकिन इस बार वह हिचकिचाई। उसने फैंगयान की आंखों में रोशनी देखी और उन शरणार्थियों की आंखों में अंधेरा देखा, और उसे कुछ दिन पहले किए गए अपने प्रयासों की याद आई। ऐसे ही चले जाओ, ठीक है? वह खुद से पूछ रही थी, क्योंकि निर्णय वही लेती है। जल्द ही बाय लियान एक निष्कर्ष पर पहुंची, आना पहले ही हो चुका है, क्या हम अभी भी जा सकते हैं? आधे रास्ते में पता चलता है कि वह उस तरह की व्यक्ति नहीं है। यह मिशन खतरनाक है, लेकिन ये कोई जानलेवा आपदा नहीं है। पहले की तरह जब तक वह सावधान रहेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन बाय लियान को अभिनय से पहले अन्य काम भी करने हैं। उदाहरण के लिए, खरगोश को शरीर से अलग कर दें। वह टूटू के सामने बैठ गई। यहां मत घूमो, मैं बस चली जाऊंगी। टूटू ने सीधे उसके गायन में बाधा डाली। वह उछल पड़ी और बाय लियान का हाथ पकड़ लिया। वह कुछ नहीं बोली, केवल सिर हिलाती रही। बाय लियान समझ गई कि उसका क्या मतलब था, लेकिन इस बार यह वास्तव में काम नहीं कर सका। यह बहुत खतरनाक था। वह तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती, टूटू की तो बात ही छोड़िए। बेशक वह ऐसा नहीं कहेगी, अन्यथा टूटू और भी अधिक चिंतित हो जाएगा। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम यहां मेरी मदद करने के लिए हो ताकि मैं उन पर नजर रख सकूं, कहीं ऐसा न हो कि वे खतरे में पड़ जाएं। बाय लियान को लगा कि यह कारण बहुत पर्याप्त था और इसे दोषरहित कहा जा सकता है। लेकिन उसने स्पष्टतः टूटू को कम आंका था। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसकी हर आदत पर ध्यान से नजर रखेंगे। टूटू ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि कोई भी मुझसे बेहतर बाय लियान को नहीं समझता है, लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत की कि वह बाय लियान को बाय लियान से बेहतर समझती है। शायद बाय लियान ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी खामी उजागर कर दी है। यदि यात्रा सुरक्षित होती तो वह कभी भी इतनी गंभीरता से इसकी व्याख्या नहीं करती। इसलिए युवानकिंग पर्वत की गहराई खतरों से भरी होगी। हॉक मत जाओ। खरगोश के कान आगे पीछे उछल रहे हैं। बाय लियान ने आगे बढ़कर टूटू के सिर को छुआ। चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बाय लियान हूं। वह खड़ी हुई और उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। पानी की रोशनी तेजी से उसकी उंगलियों के चारों ओर घूम गई। अचानक जंगल में पानी का एक विशाल पर्दा उठ गया और इस पानी के पर्दे ने टूटू, फैंगयान और शरणार्थियों को घेर लिया। पानी के आवरण में सूखी जमीन भी नम हो गई, दरारें तुरंत भर गईं और जमीन पर पानी का एक तालाब बन गया। आह, यह पानी है! एक शरणार्थी चिल्लाया। बाय लियान मुस्कुराया। जब पानी का पर्दा वहां होता है तो लोग वहां होते हैं। मेरे पीछे रुको। उसने टूटू की ओर हाथ हिलाया, फिर एक निर्दयी व्यक्ति की तरह घूम गई। हो! खरगोश तुरंत उस पर झपट पड़ा। लेकिन वह केवल नवजात आत्मा साधना आधार के साथ बाय लियान द्वारा छोड़े गए संरक्षक गठन को कैसे तोड़ सकती है? बूम! टूटू पानी के पर्दे से टकरा गई और पानी में लहरें उठने लगी, जिससे धीरे धीरे उसकी दृष्टि भ्रमित होने लगी।
उसने बाय लियान को एक कदम आगे बढ़ते देखा और वे 3000 काले बाल पलक झपकते ही उड़ती बर्फ की तरह बन गए। अचानक आसमान में भारी बर्फबारी शुरू हो गई। कच कच। तब इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 870। हर बार जब बाय लियान एक कदम आगे बढ़ेगी तो उसके पैरों के तलवों पर एक बर्फ का फूल होगा। यह ज़ुएलिंगन और कियानहुआन ज़ेन्यान के संयोजन से लाया गया प्रभाव है, एक नए काल्पनिक बर्फ क्षेत्र की तरह। बाय लियान वास्तव में बलपूर्वक कार्य करने का दिखावा नहीं करना चाहती थी, और वह यहां प्रभावी होने का दिखावा नहीं कर सकती थी। इस बर्तन को सूर्य के खूंटे के सिर पर बांधना होगा। सन यिन के ढेर के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद ये हर समय उसके खिलाफ रगड़ता रहा, और घर्षण के प्रभाव ने उसे अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी ताकत को नियंत्रित करने में असमर्थ बना दिया। अब बस थोड़ी सी आभा लीक करने से इतना खास असर हो सकता है। अगर वह वाकई पूरी तरह से जल जाए तो पूरे ताइकांग बेसिन को जमाना और पूरी जमीन पर बर्फ के फूल खिलाना आसान हो जाएगा। अंततः आधा मील चलने के बाद बाय लियान की आकृति टूटू की दृष्टि से पूरी तरह से गायब हो गई। बन्नी वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा। अब कोई नहीं बचा है। कोई भी दया व्यर्थ नहीं होती। उसने अपना सिर घुमाया और एक क्रोधित बिल्ली की तरह फैंग यान को घूरने लगी। लेकिन वह चिल्लाई नहीं और कुछ सांस लेने के बाद उसने अपना सारा गुस्सा दबा लिया। बाय लियान नहीं चाहती कि वह दूसरों पर दोष लगाए। गतिहीन टूटू को देखकर फैंग यान को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वह शायद समझ सकता है कि टूटू क्या सोच रहा है, और इस वजह से उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फैंग यान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उन्हें अभी भी वह नारा याद है जो बैमेन के छात्रों ने लगाया था। बाय लियान की महिमा को बहाल करने के लिए बायमेन बाध्य है। उन्होंने ही समस्या का पता लगाया था और उन्हें ही इसका समाधान भी करना चाहिए था। लेकिन अपनी अयोग्यता के कारण लॉर्ड शिंगजुन इसमें शामिल हो गए। आह, मैं कितना बेकार हूं। फैंग यान व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उसने अपना सिर नीचे किया, लेकिन अचानक उसने पाया कि टूटू उसके सामने चल रहा है। चहचहाहट। फैंग यान अचंभित रह गया। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? उसने देखा कि टूटू अपनी कमर पर लगी तलवार की ओर इशारा कर रहा है। आपको यह चाहिए? बन्नी ने सिर हिलाया। फैंग यान ने जल्दी से तलवार आगे बढ़ा दी, और टूटू के हाथों में आते ही तलवार का रूप बदल गया। वह इतना छोटा हो गया कि एक खरगोश का पंजा उसे पकड़ सकता था। वह आकर्षण से भर गया, और उस पर उज्ज्वल चंद्रमा की चमक दिखाई देने लगी। टूटू ने पानी के पर्दे की ओर तलवार से वार किया, और तलवार की धार पर अनंत तलवार की रोशनी में लिपटा हुआ चमकीले चांद का एक गोला उड़ गया। इस तलवार का नाम है चंद्रमा तलवार कला ले जाएं। ये सही है। ये सर्वोच्च तलवार कला है जिसे बाय लियान ने सिस्टम से प्राप्त किया था, और यह स्वयं याओगुआंग जिंगजुन द्वारा बनाई गई दिव्य कला बाय वुशिंग तलवार कला का पहला रूप भी है। इसमें आकाश को निगलने, शहरों का कत्लेआम करने और देशों को नष्ट करने की शक्ति है, तथा तारों को काटने और दुनिया को तोड़ने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन टूटू तो आखिर टूटू ही है। उसने जो तलवार घुमाई वह शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी वह बाय लियान की नाकाबंदी को तोड़ नहीं सकी। लेकिन खरगोश निराश नहीं हुआ। यदि एक तलवार काम न करे तो दो तलवारें। उसने पानी के पर्दे को काटने के लिए झाओयू तलवार कला का अथक उपयोग किया। फैंग यान ने देखा, वह टूटू को रोकना चाहता था, इस तरह के लगातार बड़े कदमों से शरीर को चोट पहुंचेगी। लेकिन वह इसे राजी नहीं कर सका। चांदनी लगातार पानी के पर्दे में धुल रही थी। एक निश्चित क्षण में, जब टूटू ने फिर से तलवार से वार किया, तो ठोस पानी के पर्दे पर अचानक एक दरार दिखाई दी। उद्धरण चिन्ह। बन्नी वहीं जम गया। दरअसल उसे पानी का पर्दा तोड़ने की उम्मीद नहीं थी। अब जब पानी का पर्दा टूट गया है तो वह न केवल दुखी है, बल्कि चिंतित भी है। बाय लियान अवश्य ही परेशानी में होगी। संकोच करने का कोई समय नहीं है। 5 इंच लंबे खंजर को थामे टूटू प्रकाश की धारा में बदल गया और तेजी से युआन किंगशान की गहराइयों की ओर उड़ गया। फैंग यान ने इधर उधर देखा, लेकिन अंततः वहीं रुक गया। वह केवल इतना कर सकते हैं कि उन शरणार्थियों की रक्षा करते रहें और उन्हें कभी नुकसान न पहुंचने दें। अध्याय 7 बाय लियान के पवित्रीकरण का दिन, हिलती हुई रोशनी की वापसी का समय। ताइकांग बेसिन बहुत बड़ा है, लेकिन ये तो आम लोगों के लिए है। खेती में पर्याप्त वृद्धि के बाद वर्तमान बाय लियान पहले से ही अपने हाथों से अंतरिक्ष को फाड़ सकता है। दूसरों की नजर में हजारों मील की जमीन उसकी नजर में 1 फुट से 3 इंच नीचे की जमीन से भिन्न नहीं है। उसने बहुत हल्का कदम उठाया। स्विश। एक सांस के बाद युवानकिंग पर्वत की गहराई में घने अंधेरे जंगल के ऊपर अचानक एक आकर्षक सफेद धुंध दिखाई दी।
वह बायलियान थी जो लगभग पूरी तरह से बर्खास्त हो चुकी थी। इस समय उसने अपनी पूर्व उपस्थिति को पूरी तरह से बहाल कर लिया है। चोटियां और पहाड़ियां भीड़ के समान हैं और लहरें क्रोध के समान हैं। सफेद और सीधे पैर एक दूसरे से सटे हुए हैं, जैसे तेज और पतली बर्फ की तलवार। ठंड और बर्फ की आड़ में उसने जो हल्का नीला जैकेट पहना हुआ था, उसका भी अब रूप बदल गया, और वह अचानक अनगिनत बर्फ के रेशम और बर्फ के सार से बुने हुए बर्फ के सफेद बागे में बदल गया। ये वस्त्र कोई साधारण वस्त्र नहीं है, यह कोई आध्यात्मिक हथियार नहीं है, बल्कि यह तो आध्यात्मिक हथियार है। ऐसा लगता है कि इसके चारों ओर बर्फ और पाला लाखों वर्षों से जम रहा है। ठंड चुभ रही है तथा आसपास का स्थान हल्की सी हलचल के साथ विकृत हो रहा है। लंबे लबादे की लपेट के नीचे बायलियान का आंकड़ा लंबा और लंबा दिखता है, और दूर से वह धरती पर उतरी महारानी जुहाई की तरह ठंडा और अभिमानी लगता है। आप इसे केवल दूर से देख सकते हैं, इसके साथ खेल नहीं सकते। लेकिन अधिक उल्लेखनीय बात सफेद वस्त्र पर बना पैटर्न है। इस पैटर्न में कुछ भी जटिल नहीं है, और लोगों पर इसका पहला प्रभाव एक बड़े चरित्र से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन जब खड़े लोग गहराई से टटोलते तो उसे अचानक पता चलता कि सरल रेखाएं अचानक कांपने लगी हैं। खटपट! अचानक सफेद लहरें हजारों बर्फ के ढेरों को लेकर सभी दिशाओं में बहने लगी, और ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रत्येक लहर अपने साथ एक रहस्यमय सत्य लेकर आई है। यदि कोई उस सत्य को संपूर्ण रूप से ग्रहण कर ले, तो अविकसित आध्यात्मिक बुद्धि वाला एक जंगली पशु भी भूमि पर बैठ सकता है और पवित्र हो सकता है, जो कि सीधे रूपांतरित देवताओं के क्षेत्र की ओर संकेत करता है। क्या तुम फिर से बड़े हो गए हो? बायलियान ने नीचे देखा। वह अपनी ही बात नहीं कर रही थी। जब से वह अपनी वर्तमान ऊंचाई पर पहुंची है, तब से उसकी ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं आया है। वह इससे बहुत संतुष्ट है। वह चीज बहुत बड़ी है, न केवल अच्छी नहीं है, बल्कि इससे लोगों को असहजता महसूस होगी। इस समय बायलियान की आंखों में हजारों भटकते हुए रन है। ये सही है। ये दाओयुन विशेष प्रभाव था जिसने उसके संत के नाम को सत्य बना दिया। इस अध्याय का अंत। TOC